Hello everyone, this is my fourth class. This video is important for BSc Nursing part third. टॉपिक हमारा है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स. तो लास्ट क्लास जो थी हमारी वो थी टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे, असाइनोटिक और साइनोटिक. असाइनोटिक का जो फर्स्ट टाइप था ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वो लास्ट वाली क्लास में हमने ख़त्म कर लिया है. आज जो हमारी क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो है वो है असाइनोटिक का दूसरा टाइप VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. तो स्टार्ट करते हैं. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD. देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. एट्रियम्स को डिवाइड करने वाली सेप्टम के अंदर अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं. अब जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो है VSD की, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी वेंट्रिकल्स की वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं. ASD और VSD की जो अबनॉर्मलिटी है उसकी लोकेशन चेंज है, बाकी काफ़ी हद तक सारी चीज़ें इसके अंदर सेम है. डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन सेम ASD की तरह है, इसका जो मैनेजमेंट है वो भी सेम ASD की तरह है. बाकी कुछ चीज़ें चेंजेस हैं तो वो हम देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD इज एन abnormal opening in the septum between right ventricle and left ventricle. दोनों वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होती है जिसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं. ये वेंट्रिकुलर सेप्टम राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को आपस में डिवाइड करती है. और जब इस सेप्टम के अंदर कोई डिफेक्ट हो जाता है या कोई अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है तो इस अबनॉर्मल ओपनिंग को हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं. इट इज मोस्ट कॉमन असाइनोटिक हार्ट डिजीज. जब हमने टाइप्स पढ़े थे उसमें दो टाइप्स थे, असाइनोटिक, साइनोटिक. तो असाइनोटिक का पहला था अपना ASD और सेकंड है VSD. जितने भी असाइनोटिक के टाइप्स हैं उसमें मोस्ट कॉमन असाइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है हमारी? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. असाइनोटिक की मोस्ट कॉमन असाइनोटिक हार्ट डिजीज जो है वो है हमारी VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है बहुत. नेक्स्ट है इन विच कंडीशन शंटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. आपको पता ही है, यहाँ पर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है और यहाँ पर आपको राइट वेंट्रिकल भी दिख रहा है. दोनों को डिवाइड करने वाली सेप्टम भी दिख रही है, वेंट्रिकुलर सेप्टम. और इसके बीच में, दोनों के बीच में जो ये सेप्टम है इसमें अबनॉर्मल ओपनिंग हो चुकी है, डिफेक्ट हो चुका है. इस ओपनिंग को ही हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. अब इसी के साथ आपको ये भी पता है जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ऊपर मेंशन कर रखा है, लेफ्ट साइड जो हार्ट है उसका प्रेशर ज़्यादा है, राइट साइड का जो हार्ट है उसका प्रेशर कम है. तो जो ब्लड की शंटिंग होगी लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ होगी, यानी ब्लड की शंटिंग होगी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में प्रेशर ज़्यादा है. यानी हम ये कह सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा शंट होकर? राइट वेंट्रिकल के अंदर. कुछ पोर्शन राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा
और रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट होती है एरोटा, एरोटिक वॉल, उससे होता हुआ हमारी ऑल ओवर बॉडी में चल जाएगा। तो ये थी हमारी VSD की डेफिनेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाली सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो गया यानी अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई तो उसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे। एसाइनोटिक की सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है ये, मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है, और इसके अंदर जो ब्लड की शंटिंग होती है वो लेफ्ट साइड टू राइट साइड होती है। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है। VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD के टाइप्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ डिफेक्ट इन वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, सेप्टम के अंदर कहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट है, अपर पार्ट में है या लोअर पार्ट में है, इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही इसको डिवाइड किया है। पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। दो टाइप के VSD होते हैं। फर्स्ट पेरी मेम्ब्रेनियस VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंड सेकंड मस्क्यूलर VSD। देखिए पेरी मेम्ब्रेनियस VSD जो है वो अपन ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टम में अपर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट है, यानी सेप्टम के अपर पोर्शन पे पेरी मेम्ब्रेनियस VSD प्रेजेंट है, जो कि किसके पास है, राइट वेंट्रिकल के अंदर पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और वहां पर एक पल्मोनरी वॉल होता है। तो पल्मोनरी वॉल के पास आपको क्या दिख रहा है, पेरी मेम्ब्रेनियस VSD। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टम में अपर पार्ट पर पेरी मेम्ब्रेनियस VSD प्रेजेंट है और उसके नियर क्या है, पल्मोनरी वॉल। अपर पार्ट हो गया और पल्मोनरी वॉल उसके क्या है, पास में। तो यहाँ पर जो अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं पेरी मेम्ब्रेनियस VSD। ये हो गया टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड मस्क्यूलर VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल के लोअर पार्ट पे, सबसे लास्ट में लोअर पार्ट पर अगर अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है तो उसे हम कहते हैं मस्क्यूलर VSD। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पेरी मेम्ब्रेनियस VSD जो है वो 80% केसेस में देखने को मिलता है। अगर हम VSD के केसेस को देखते हैं तो उसमें 80% केसेस 80% केसेस हमें पेरी मेम्ब्रेनियस VSD के देखने को मिलते हैं, जबकि मस्क्यूलर VSD के हमें केवल 20% केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ VSD कौन सा है, पेरी मेम्ब्रेनियस VSD। ठीक है, अपर पोर्शन में पेरी मेम्ब्रेनियस है सेप्टम के, लोअर पोर्शन में मस्क्यूलर VSD है। पेरी मेम्ब्रेनियस जो है वो किसके नियर है, पल्मोनरी वॉल के। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स according to location of defect in ventricular septum. First, perimembranous ventricular septal defect, when opening at the upper part of the septum and near the wall. ये डिफेक्ट कहाँ पर होगा, सेप्टम के अपर पार्ट में, और इसके नियर क्या रहेगा, वॉल रहेगा। कौन सा वॉल है, पल्मोनरी वॉल, और एरोटिक वॉल भी हो सकता है। नेक्स्ट, इट अकर्स इन 80% ऑफ ऑल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ VSD। 80% केसेस के अंदर हमें VSD का टाइप फर्स्ट पेरी मेम्ब्रेनियस VSD देखने को मिलता है।
इसलिए वीएसडी के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वीएसडी कौन सा है? पेरीमेम्ब्रेनियस वीएसडी। सेकंड, मस्क्यूलर वीएसडी, व्हेन ओपनिंग अकर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम। वेंटिकुलर सेप्टम के लोअर पार्ट में अगर कोई अबनॉर्मल ओपनिंग होती है तो उसे हम मस्क्यूलर वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे। इट अकर्स अबाउट 20% ऑफ ऑल वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वीएसडी के सारे केसेस में से 20% केसेस में हमें टाइप सेकंड यानी मस्क्यूलर वेंटिकुलर सेप्टल देखने को मिलता है। तो ये हमारे जो है यहाँ पर टाइप्स खत्म होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं हमारे, 2 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट पेरीमेम्ब्रेनियस, सेकंड मस्क्यूलर। पेरीमेम्ब्रेनियस जो है वो सेप्टम के अपर पोर्शन में हो रहा है और मस्क्यूलर जो है वो सेप्टम के लोअर पोर्शन में हो रहा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वीएसडी कौन सा है? अपना पेरीमेम्ब्रेनियस वीएसडी, जो कि 80% केसेस में देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं पेरीमेम्ब्रेनियस वीएसडी और मस्क्यूलर वीएसडी। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ वीएसडी खत्म होता है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, पैथोफिजियोलॉजी। इस डिस्क्रिप्शन को देखने से पहले हम पैथोफिजियोलॉजी का एक डायग्राम देखेंगे। अगर आप सिंपल सा अपना डायग्राम है, 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है आपको और एरोटा दिख रहा है। दोनों के कॉर्नर पे पल्मोनरी वॉल है और एरोटिक वॉल है। और यहीं पर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली सेप्टम भी आपको दिख रही है, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रही है। और उसी सेप्टम के अंदर अबनॉर्मलिटी भी आपको दिख रही है। दोनों के बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग है जिसे हमने मार्क कर रखा है VSD, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस VSD के कारण दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में अबनॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट है। अबनॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? नॉर्मली हार्ट की स्ट्रक्चर में ऐसा कम्युनिकेशन प्रेजेंट नहीं होता है, बट VSD प्रेजेंट है, इसलिए एक टाइप का डिफेक्ट है जो कि दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अबनॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। इसी के बाद हमें यह भी पता है कि लेफ्ट साइड जो हार्ट है उसका प्रेशर ज़्यादा है, राइट साइड जो हार्ट है उसका प्रेशर कम है। और हमें यह भी पता है लेफ्ट साइड के अंदर जो ब्लड आ रहा है, यानी 4 पल्मोनरी वेन 1 2 3 4 लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4, राइट साइड के 2, लेफ्ट साइड की 2, 4 पल्मोनरी वेन लाकर लंग्स से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में ला रही है? लेफ्ट एट्रियम में ला रही है। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, किसके थ्रू? बाइकप्सिट वॉल के थ्रू, जिसका अदर नेम है मिट्रल वॉल। तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। राइट साइड का जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा लेकर आ रही है। ये दोनों लाकर ब्लड देती है किसमें? राइट एट्रियम में। उसके बाद वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? ट्राइकप्सिट वॉल के थ्रू। तो ये हम कह सकते हैं कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो पूरी बॉडी से आ रहा है। और जब बॉडी ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेती है और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को वापस उस ब्लड में दे देती है, तो उस पूरे ब्लड को लाने की जिम्मेदारी है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है कहाँ पर? राइट एट्रियम में। तो ये हम कह सकते हैं कि राइट साइड के अंदर जो ब्लड है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन
एब्सेंस है। तो लेफ्ट साइड में जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड है, राइट साइड में जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड है। अब हमें ये देखना है कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे वर्क करेगी। वीएसडी जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, यानी अब नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी। अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड कैसे होगी? आपको पता है कि लेफ्ट साइड वाले हार्ट में प्रेशर ज़्यादा है, राइट साइड वाले हार्ट में प्रेशर कम है। तो जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा तो हाई प्रेशर के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल का कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। यानी हम कह सकते हैं ब्लड की शंटिंग स्टार्टेड हो जाएगी लेफ्ट टू राइट। तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और रिमेनिंग ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल का एरोटा से होता हुआ ऑल ओवर बॉडी के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जब ब्लड की शंटिंग लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ होगी तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है किसके अंदर? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में। लेकिन यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर आकर मिक्स नहीं होगा। ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है लेफ्ट साइड का वो जाकर मिक्स होगा किसके अंदर? राइट साइड वाले डीऑक्सीनेटेड ब्लड में। जब ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वीएसडी के थ्रू पास होके लेफ्ट टू राइट शंटिंग के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो हमने एएसडी के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि ये मान के चलिए राइट वेंट्रिकल की कैपेसिटी 100 ml की है, बट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अपना कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड किस में डाल रहा है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल की जो कैपेसिटी है वो 100 ml है, बट लेफ्ट वेंट्रिकल अपना कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में डालेगा तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड लेगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल ने 20 ml राइट वेंट्रिकल के अंदर डाल दिया और राइट वेंट्रिकल की कैपेसिटी 100 ml है, लेकिन अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है 120 ml, यानी राइट वेंट्रिकल का काम भी बढ़ गया और उस पर जो ब्लड का लोड है वो भी इंक्रीज हो गया। जब राइट वेंट्रिकल पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल्स की मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, उससे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, पल्मोनरी आर्टरी को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगा। जब राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगा वहाँ की मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, तो फाइनली रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड की वॉल्यूम बढ़ने के कारण राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ये हमको देखने को मिलेगा पैथोफिजियोलॉजी में। अगर आगे हम देखें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, और आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? पहला कॉम्प्लिकेशन तो हमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिला। जब ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पूरी तरीके से पास नहीं हो पाएगा, तो हमें फाइनल रिजल्ट जो देखने को मिलेंगे वो देखने को मिल सकते हैं आगे जाकर पल्मोनरी कंजेशन। और जब पल्मोनरी कंजेशन वाली कंडीशन आ जाएगी, ब्लड आगे पास आउट नहीं हो पाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो लंग्स में नहीं जा पाएगा, लंग्स में नहीं गया तो ऑक्सीनेटेड नहीं हो पाएगा, लेफ्ट एट्रियम में नहीं आ पाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में रुकेगा और हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। जितना हार्ट को ब्लड पंप करना चाहिए वो पंप नहीं कर पाएंगे, तो हमें फाइनली रिजल्ट जो है वो हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। और फर्दर कॉम्प्लिकेशन में हमें आगे जाकर राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिल सकती है। तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फर्स्ट, ventricular septal defect in which condition there is communication present between the
राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कम्युनिकेशन क्या होता है? अब नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है। अब नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेकंड, ड्यू टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट blood shunting started from left ventricle to right ventricle. Left to right shunting of blood due to high pressure in left side of heart. हार्ट के लेफ्ट साइड में ज़्यादा प्रेशर है जिसके कारण ब्लड की शंटिंग स्टार्ट हो जाएगी लेफ्ट टू राइट। बिकॉज ऑफ लेफ्ट टू राइट शंटिंग, oxygenated blood from lungs into the left atrium, left ventricle and cross the ventricle septal defect and enters in the right ventricle, in which condition oxygenated blood mix with deoxygenated blood. VSD के कारण जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा वो लेफ्ट टू राइट शंटिंग के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर जो ब्लड की मिक्सिंग हो रही है वो कैसी हो रही है? ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आकर मिक्स हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड इंक्रीजिंग बर्डन ऑन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। ये जो लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी ब्लड की, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, जिसके कारण राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उसका बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी पे बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा, दोनों का वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उनको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। Next, due to increased blood volume in right ventricle, it cause right ventricular hypertrophy and pulmonary overload. It does not produce cyanosis. अब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल्स की मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, जिसके कारण हमको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पल्मोनरी ओवरलोड। इसका मतलब ये है, पल्मोनरी ओवरलोड का मतलब ये है कि जितना पल्मोनरी आर्टरी पहले ब्लड लेके जा रही थी अब उसका काम भी इंक्रीज हो गया है, उसको और ज़्यादा ब्लड लेकर जाना पड़ेगा, यानी उस पर क्या पड़ेगा? लोड पड़ेगा। तो पल्मोनरी ओवरलोड। इट डज नॉट प्रोड्यूस साइनोसिस। यहाँ पर जो ब्लड की मिक्सिंग हो रही है वो कैसी हो रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है किसके साथ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड एरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहा है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण हमें साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन, राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी भी हमें इसमें देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी कंजेशन भी देखने को मिल सकता है। और जब लास्ट स्टेज आ जाएगी तो उसके रिजल्ट, जब हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए, तो लास्ट जो रिजल्ट है वो हमको अब नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंस। कितने केसेस इसके देखने को मिलते हैं? इट इज़ फाउंड अबाउट 20% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। सारे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का 25% हमें देखने को मिलता है किसका? VSD का, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का। नेक्स्ट है कॉजेस। VSD के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आपको ये पहले ही पता है, द एग्जैक्ट इटियोलॉजी ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज नोन इन 90% केसेस। 90% केसेस के अंदर एग्जैक्ट इटियोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ड्यू टू सेप्टम इज नॉट कंप्लीटेड और रिमेन एनी ओपनिंग, इट कॉज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब इसका एक रीज़न बता रहा है, इसका एक कॉज बता रहा है कि कैसे VSD हो सकता है।
जो वेंटिकुलर सेप्टम होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई। जब भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, तब उसकी स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट रह गया हो या वो फिर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई, या रिमेन एनी ओपनिंग, या उसमें किसी प्रकार की कोई ओपनिंग रह गई, तो वो किसको कॉज कर सकता है? वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को। तो ये हैं इसके कॉजेज। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है रिस्क फैक्टर। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, बट रिस्क फैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हैं उनके सबके रिस्क फैक्टर क्या हैं? कॉमन है। आप सभी के अंदर इनको सेम लिख सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर में फर्स्ट है फीटल एंड मैटरनल इन्फेक्शन लाइक रूबेला, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी लाइक डाउन सिंड्रोम, कंसेंग्यूनियस मैरिज, मदर विद डायबिटीज मेलाइटिस। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी का मीन्स यही है कि जब भी कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सेल्स का जो डिवीज़न है, या तो सेल्स अबनॉर्मली ग्रो करती है, ठीक है, या वो जो है उनके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स की जो काउंटिंग है वो कम हो जाती है, या उनकी काउंटिंग जो है बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो बेबी के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकता है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट के अंदर जो ड्रग के जो होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। अगर ड्रग अपने टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी तो बेबी जो है, जो फीटस है, उसका जो हार्ट की स्ट्रक्चर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगी, जिसके कारण भी वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी की भी यही है, सेम टेरेटोजेनिक इफेक्ट यानी टॉक्सिक इफेक्ट के तरीके के ही हैं। फीटल एंड मैटरनल इन्फेक्शन लाइक रूबेला, ये भी जो है बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, और जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगी। कंसेंग्यूनियस मैरिज, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ ये पता लगता है जो सेम ब्लड वाले रिलेशन वाले जो पर्सन होते हैं, अगर उनमें मैरिज होती है तो ऐसे के अंदर जीन की अबनॉर्मलिटी होने के चांसेस रहते हैं। जीन की अबनॉर्मलिटी अगर होगी तो हार्ट के स्ट्रक्चर को वो अफेक्ट कर सकती है। हो सकता है कि हार्ट प्रॉपरली डेवलप ना हो पाए। मदर विद डायबिटीज मेलाइटिस में भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स उसके अंदर हो सकते हैं। ये पहले भी हमने सारे जो हैं डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। वापस इनको हमने एक बार डिस्कस कर लिए। एक बार जो भी टॉपिक अभी का पढ़ा है उसको रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ये रिस्क फैक्टर हैं सारे। ये हमारा इंसिडेंस हो गया, 25% है। एग्जैक्ट एटियोलॉजी नहीं पता है इसकी, और इसका एक रीज़न ये बताया है कि जो सेप्टम है प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगी तो उसमें अबनॉर्मल ओपनिंग रह जाएगी। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, जिसमें आपको ध्यान रखना है लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल पे वर्किंग लोड बढ़ रहा है, वहाँ की मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, जिसके कारण राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। जो ब्लड की मिक्सिंग हो रही है वो कैसी हो रही है? ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है किसके अंदर? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है वो कैसा है? ऑक्सीनेटेड है, क्योंकि वहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं साइनोसिस वाली कंडीशन इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बट आप ये याद रखिए कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और कई बार जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है या किसी न किसी कारण से उसके अंदर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, तो वहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और ये वाले सारे साइन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर अगर 100 ml ब्लड आता है तो उसका कुछ % हिस्सा किस में जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल पहले नॉर्मल कंडीशन में जब 100 ml ब्लड एरोटा को देता था और पूरी बॉडी को सप्लाई करता था, तो वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओपनिंग के थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, और एरोटा जो है वो रिमेनिंग 80 ml जो ब्लड है वो बॉडी को दे रहा है। तो ओवरऑल जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसका लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिसके कारण कई बार रेस्टलेस कंडीशन देखने को मिल सकती है। टाइप्स में दो हैं, पेरीमेम्ब्रेनियस मस्क्यूलर, अपर पार्ट के अंदर पेरीमेम्ब्रेनियस नियर टू वॉल, और सेकंड जो है मस्क्यूलर वीएसडी लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम। दोनों टाइप्स हैं, पेरीमेम्ब्रेनियस और मस्क्यूलर। पेरीमेम्ब्रेनियस 80% केसेस में देखने को मिलेगा।
ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम है, उसके अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, तो उसे अपन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। जितने भी एसाइनोटिक के टाइप्स हैं उसका मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है उसमें? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। थैंक यू।